आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। किस्सा कुर्सी का में बहुत स्वागत आप सभी का। लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं और तीसरे चरण के लिए यानी कि 7 मई के लिए अब जो चुनाव प्रचार है आज शाम थम जाएगा। ऐसे में मतदान जिन सीटों पर होगा निगाहें सभी की उन पर टिकी हुई हैं। 11 राज्य, यहाँ पर 93 सीटें जहां पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भीषण गर्मी के बीच में मतदाताओं को घर से बाहर निकालना चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती बना हुआ है। मतदान सुबह लगभग 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा। कई जगह 6 बजे भी खत्म होगा। इस चरण में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ प्रमुख राज्य शामिल हैं जहां पर मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं की अपनी तैयारी है, नेताओं की अपनी तैयारी है और इसी पसोपेश की स्थिति में नेता घर घर जाकर भी वोट मांग रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में पीएम मोदी जो एक साथ एक दिन में अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या जहां राम मंदिर में भी पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी आज अयोध्या में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम तो हैं ही, लेकिन सज धज कर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। खास तौर से राम मंदिर की सजावट की गई है और जो आम लोग हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वो ये जानकर कि उनके देश के पीएम आज पहुंचने वाले हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें आज लौटना था लेकिन ठहर गए हैं वो अयोध्या में, इसलिए कि कहीं पीएम मोदी की एक झलक मिल जाए, उन्हें करीब से देख लें। पीएम मोदी जहां जहां पहुंचते हैं वहां वहां इसी तरह की लोकप्रियता उनके प्रति लोगों में देखने को मिलती है। आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जहां पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद 7 मई को होना है। तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। ऐसे में अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां पीएम मोदी का दौरा है, वहां आसपास के क्षेत्रों में भी पीएम मोदी के आने की सूचना है और अलग अलग जगहों से, क्योंकि पीएम मोदी पहले पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। शाम करीब 7 बजे का वक्त रहेगा और उसके बाद में मेगा रोड शो भी पीएम मोदी का होना है। रोड शो में खास तौर से जब पीएम मोदी पहुंचते हैं फूलों की बारिश भी होती है, उत्सुकता के साथ इंतजार भी होता है। लोगों के हाथ में मोबाइल होते हैं, सेलफोन होते हैं, ताकि जो पीएम मोदी की झलक है तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए वो अपने मोबाइल में कैद कर लें। कई लोग सेल्फी लेने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राम मंदिर की भव्य सजावट भगवा तरीके से फूलों से, जो भगवा और पीले रंग के फूल हैं उनसे जय श्री राम लिखा गया है और राम मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ है। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो इस भव्यता को देख रहे हैं और जब ये जान रहे हैं कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर ये खास तैयारियां हैं, तो फिर प्रफुल्लित होकर इंतजार भी पीएम मोदी के आने का अभी हो रहा है। 11 राज्य हैं, 91 सीटें हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीट भी है, यानी कि कुल मिलाकर 12 राज्यों की 94 सीट हैं। पीएम मोदी जहां जहां चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं, करारा जवाब भी देते हैं। साथ ही साथ अपने कार्यकाल में हुए कामों की गिनती भी पीएम मोदी कराते हैं। ये बताते हैं कि मोदी सरकार में क्या काम पिछले 10 साल में हुआ है और कैसे एक बार फिर से बीजेपी पर, एनडीए पर भरोसा दिखाना है। चूंकि अयोध्या में पीएम मोदी का आज ये दौरा होना है, लेकिन अयोध्या पहुंचने का सीधा सीधा असर जिन सीटों पर होगा उनमें है फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और बहराइच। ये वो लगे हुए इलाके हैं जो अयोध्या के आसपास के इलाके हैं, वहां भी पीएम मोदी के इस दौरे का सीधे तौर पर असर होने वाला है। और अयोध्या जहां 5 विधानसभा आती हैं, दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या, जिनमें आज पीएम मोदी पहुंचेंगे, तो फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी पीएम मोदी के पहुंचने का सीधा सीधा असर होगा। राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी लोगों के जहन में तरोताजा आज भी है और मुझे लगता है अगले कई दशकों तक रहेगा भी। आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं राम की नगरी अयोध्या। लोगों ने कहा है जब किसी व्यक्ति के लिए सभी धर्मों के लोग पूजा पाठ करने लगे, दुआएं मांगने लगे, तो जाहिर सी बात उसका भविष्य स्वर्णिम होता है। अपनी इबादत गाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष अनुष्ठान करके आए, नमाज अदा करके आए,
उन्होंने दुआएं मांगी, उनके लिए क्या क्या दुआएं मांगी, यूनिस जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जी। इनसे जानेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, आपने उनके लिए क्या दुआएं मांगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। अयोध्या के रहने वाले भी पूज्य माने जाते हैं, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, भगवान हनुमान जी की नगरी है। यहाँ हर धर्मों के देवी देवता विराजमान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों में भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है। आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो जो है भगवान के दर्शन करने के बाद से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भाग्यशाली हैं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री अयोध्या बन के आवेंगे। हमारा तो यही मानना है कि साधु संत पूजा पाठ कर रहे हैं, मुसलमान दुआएं मांग रहे हैं कि जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आवें और उनका स्वागत जो है फूलों से किया जाए। ये हम लोगों ने ये ठान रखी है कि अयोध्या में जब भी कोई भी नेता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी का जो है आगमन अयोध्या से होता है और भगवान के दर्शन के बाद से शुरुआत होती है। सभी का काम जो है बड़े अच्छे से होता है। लोग चाहते हैं कि लोग अयोध्या आवें और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें, भगवान से प्रार्थना करें और जहाँ की जो है मन्नतें लोग मांगते हैं वह अयोध्या में पूरी होती है। तो तिवारा प्रधानमंत्री जो है बनेंगे और हम लोग फिर से फूलों से स्वागत करेंगे। इकबाल जी, अभी कुछ दिनों पहले एक भरे मन से उन्होंने आपका और आपके परिवार का नाम लिया था। आज वो अयोध्या आ रहे हैं, कैसे स्वागत करने वाले हैं उनका। देखिए, अयोध्या जो भी आएगा वो हमारा मेहमान है। गंगा जमुनी एक तहजीब है, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है। हम भी फूलों से वर्षा करेंगे। हमारा तो यही मानना है कि साधु संत भी बिल्कुल तैयार हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा है, गृहस्थ भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। हमने भी पूजा पर जो है नमाज पढ़ने के बाद में जो है उनके लिए दुआएं मांगी है कि तिवारा प्रधानमंत्री बने। अच्छा, शाम को उनका रोड शो है, ऐसे में आपने भी तैयारियां कर ली इनके स्वागत के लिए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल वो नामांकन भी करने जा रहे हैं, आज रामलला का आशीर्वाद लेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह, उनके पक्ष में ये रोड शो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं। देखिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी अपने लिए भी आए हैं, दूसरों के लिए भी आए हैं। जब लोग दूसरों का भला करेंगे तो अपना भला अपने आप हो जाता है। ये मजहब है, ये धर्म है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के लल्लू सिंह के लिए आए हैं और अपना भी काम होगा, दूसरों का भी काम हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या की ऐसी धरती है कि यहाँ जो लोग दुआएं जो मांगते हैं, जो पूजा पाठ लोग करते हैं, वो पूरी होती है। तो अयोध्या से उनको पूरा होना वाजिब है। आपसे आखिरी सवाल, कितनी तैयार है अयोध्या स्वागत करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री का। देखिए, अयोध्या के जितने भी लोग हैं, गृहस्थ भी है, साधु संत हैं, अयोध्या सजी हुई है। प्रधानमंत्री जी के जो है स्वागत के लिए लोग फूल लेके हाथ में खड़े हुए हैं। अयोध्या पूरी सजाई गई है। अयोध्या में जो भी लोग आवेंगे उनका कल्याण होगा और होके रहेगा। प्रधानमंत्री का नारा है कि इस बार 400 पार, अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो कैसा लग रहा है। देखिए, जब जो है पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी के साथ में लगी है तो 400 से ऊपर क्या जो है 500 पार भी हो सकता है। देखिए, हमारे साथ हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने किस तरह से बताया कि तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। वहीं जो उनका नारा है कि इस बार 400 पार, उसके लिए भी उन्होंने बेबाकी से कहा। अभी कुछ ही देर पहले अपनी इबादत गाह में इन्होंने नमाज पढ़ी और दुआएं मांगी देश के प्रधानमंत्री के लिए कि एक बार फिर से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हों और जिस तरह से अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है वो अनवरत बहती रहे। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो आज शाम थम जाएगा। ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर निगाहें सभी की हैं। अयोध्या पर आज ज्यादा निगाहें इसलिए हैं क्योंकि पीएम मोदी का दौरा अयोध्या में होना है। संजय सिंह आगरा से जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटों पर एनडीए की नजर है और ये नारा भी है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। तीसरे चरण में कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर। अगर 80 की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में एनडीए की नजर पूरी है। एसपी के बगल जो आगरा के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और स्टार प्रचारक की भाजपा के, उनका भी कहना था कि 80 की 80 सीट कहने के उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा क्योंकि उससे पहले सभी लोग एसपी बगल रोड शो कर रहे हैं। जैसे प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंच रहे हैं, जनसभाएं भी हैं और कहीं ना कहीं जो गठबंधन के प्रत्याशी उनके लिए भी सचिन पायलट यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो बड़े नेता है वो बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि आज 7-8 बजे प्रचार थम जाएगा और 7 तारीख को 30 चरण की
मतदान होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो ब्लड क्षेत्र है, ब्लड क्षेत्र पर विशेष नजर रहती है। खासतौर से आगरा लोकसभा की बात की जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल है, और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ की राजकुमार शाह तो दोबारा जो भाजपा है उसने मौका दिया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चे से, वो भी बड़ा चेहरा अपने आप को कहीं ना माना जाता है, उनको भी बड़ा चेहरा है। तो दो बड़े चेहरे यहाँ से हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में कई और लोग हैं जो एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा की नजर है, एनडीए की नजर है कि पूरी सीट यहाँ पे जीती जा सके, और ब्लड क्षेत्र पर खास तौर पर नजर है क्योंकि ब्लड क्षेत्र से कहीं ना कहीं हमेशा भाजपा को बढ़त मिली है, जीत मिली है हमेशा। आपने कहा 10 सीटों पर चुनाव है और 10 सीटों में से 8 पर एनडीए को बढ़त मिली थी और 2 पर यूपीए को। अभी इस बार का माहौल कैसा दिख रहा है? हालांकि जीत को लेकर सभी नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन माहौल कैसा है? आम लोगों में चर्चा किस तरह की है? कहीं ना कहीं आप लोगों में चर्चा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं योगी और मोदी के चेहरे को जरूर लोग देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, उन सारी चीजों को देख रहे हैं, खासतौर से कुछ प्रत्याशियों को देख रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो योगी और मोदी किया है और जो देश का जो छतुरे वर्ड में एक अलग से बनी है उसको लोग कहते हैं। और एसपी बदल की बात की जाए तो वो एक काफी प्रचारक भी है कहीं ना कहीं, और बघेल वोटों का एक बड़ा जो सत्ता है वो उनके साथ है, तो काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि आगरा का जो ऐतिहासिक जीत होनी है, जो पिछले रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन इस बार जो नारा है वो एनडीए का 400 पार का है। संजय, आम लोगों में भी क्या इस तरह की चर्चा है या फिर इस तरह का दावा वो दोहराते हुए नजर आते हैं कि हाँ एनडीए को समर्थन है, या फिर चीजें इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? 400 पार की बात जो की जा रही है, 400 पार को लेकर तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत की बात जो भी की जा सकती है, क्योंकि योगी मोदी के चेहरे को लोग जरूर देख रहे हैं, प्रत्याशी के चेहरे को कम देख रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जब से एक बड़ी जीत को वजह कह सकते हैं। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उसको भी कहीं ना कहीं इसमें जो सीट है, सीट को लाभ होना है, लाभ बढ़त हो सकती है। लेकिन 400 पार की बात 300 पर नहीं कही जा सकती है। अच्छा, जिस तरीके का अभी दावा हो रहा है, आपने कहा मोदी योगी की जोड़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं संजय जिनके आधार पर लोग एनडीए को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जो मुद्दा सबसे बड़ी बात है राम मंदिर का मुद्दा है। जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला के पास किस्सा हुई, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रश्न का माहौल जरूर दिखाई देता है कि जिस प्रकार से लंबे समय से इंतजार किया जाता था कि राम मंदिर तैयार हो, भव्य राम मंदिर तैयार हुआ, वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ ही कहीं ना कहीं कुछ विकास की बातों को भी लोग कहते हैं। साथ ही आपको बता दें जो देश की छवि है वो विदेशों में काफी बड़ी है, उसको लेकर भी लोग बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो गुड्डा राज है, उस गुड्डा राज को लेकर भी साधने की बात कर रहे हैं, क्योंकि योगी ने पूरा गुड्डा राज खत्म कर दिया, बुल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए योगी, उसको लेकर भी लोग बात करते हैं। यानी आपने दो बड़े मुद्दे गिनाए, एक राम मंदिर और एक विकास की बात भी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन संजय, ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग समर्थन कर रहे होंगे, कुछ लोगों को शिकायतें भी होंगी, कुछ खामियां भी गिनवाई जाती होंगी। अगर एक तरफ विकास की बात है, एक तरफ कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात है, या फिर राम मंदिर को लेकर लोगों का सपोर्ट है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जिनको लेकर कहीं कमी महसूस होती हो? बिल्कुल साफ तौर पर 100% चीजें नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की समझौते की बात की जाती है तो वो लोकल सांसद है उसको लेकर बात की जाती है कि लोकल सांसद में जो विकास होना चाहिए था जिले में, जो विकास करना चाहिए था वो शायद नहीं किया। लेकिन अगली बार को लेकर लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे ज्यादा योगी मोदी के चेहरे को देखते हुए लोग वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज भी हैं, जिनके कामों से नाराज है, कहीं ना कहीं किसी और वजह से नाराज, कई सारी वजह ऐसी भी है जिससे लोग नाराज भी हैं। ठीक है, आप रहिए संजय। मुरैना से भी हमारे साथ विनोद सिंह तोमर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपडेट ले लेते हैं। विनोद सिंह, जिस तरीके से अभी तक का माहौल है, एनडीए 400 पार का दावा कर रही है और अभी तीसरे चरण पर निगाह सबकी है, आप जरा अपडेट दीजिए, कितनी सीटों पर मतदान और कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में? जी बिल्कुल, मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में 33 वर्षों से बीजेपी ही काबिज है। मुरैना शिवपुर लोकसभा सीट पर सन 1991 में बारीलाल जाटव ने पहली बार कांग्रेस की जीत दर्ज की थी। उसके बाद ये बीजेपी के पाले में रही है और यह सीट हमेशा से बीजेपी की ही मानी जाती है। लेकिन अब की बार कुछ अलग तरीके का यहाँ पे जो माहौल है, त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बात की जाए तो सुमावली के जो विधायक है, पहले बीजेपी के विधायक रहे थे जीतू सिकरवार, और इधर बीजेपी के ही विधायक रहे थे शिवमंगल सिंह तोमर,
जो चुनाव मैदान में है और रितु सिकरवार कांग्रेस से, वही मुरैना शहर के जो उद्योगपति है केएस ग्रुप के चेयरमैन रमेश गर्ग वो बसपा से चुनाव मैदान में। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आज की स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन हालांकि यह जरूर है कि बीजेपी ने यहाँ मुरैना लोकसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार की बात किया है, यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आज के दिन बीडी शर्मा और सुरेश पिचौरी भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, अपने समाज जो वोटर हैं उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पे जो सीट बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल अभी इस समय कुछ ये नहीं कह पा रही कि सीट किसके पाले में जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि पल्ला यहाँ पर लगाएगा तो बस बीजेपी का ही भारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो राम मंदिर और हिंदूवादी और जो राष्ट्रवाद की जो बीजेपी की जो छवि बताई जाती है, उसको लेकर यहाँ पर जो मतदाता है वो बीजेपी की ओर अधिक मूव कर सकता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। विदिशा से मनोज श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। चूंकि विदिशा पर निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, बड़ा चेहरा है, और मध्य प्रदेश में जो 9 सीटें हैं 9 की 9 एनडीए ने 2019 में जीती थी। तो इस बार क्या फाइट है या एक तरफा ये मुकाबला है, यह मनोज श्रीवास्तव से जानेंगे। लेकिन फिर से मैं संजय सिंह का रुख कर लेती हूँ। संजय, चूंकि यूपी की 10 सीटों पर निगाहें सभी की हैं और उसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बार बार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, कई बार भाषण में ऐसे शब्द भी हैं जो इन चुनावों में चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, मंगलसूत्र का मसला हो, हिंदू मुसलमान का मसला हो। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है जिसको मन में रखकर वोट डाला जाएगा? संजय तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, शायद उनसे हम बातचीत करेंगे। नीतीश का मैं रुक कर लेती हूं। नीतीश, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सीटों पर नजर सभी की है, तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर भी थम जाएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि 11 सीटों पर मतदान, एनडीए के पास 8 और यूपीए के पास 3 सीटें गई थी 2019 में। ये इस बार रिजल्ट ऐसा ही रहेगा या कुछ घट या बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। 2 बड़े राजनीतिक पार्टी एनसीपी और शिवसेना 2 अलग अलग भागों में बंट गए हैं और दोनों तरफ से जो लड़ाई है एकदम कड़ी है। यहाँ पर दोनों एक तरफ महाविकास अघाड़ी है और दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों के बीच में संघर्ष उतना ही है। जो तीसरे चरण का मतदान होगा उसमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है बारामती रहने वाली है, क्योंकि वहां पर जहां पर एक तरफ सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है वो लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो मौजूदा सांसद है बारामती से वो लड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो लड़ाई होगी एक परिवार के बीच में वो बहुत ही रोचक होने वाली है। और सबसे ज्यादा इन 11 सीटों में महाराष्ट्र में सबसे अहम जो मानी जा रही है इस चुनाव में तीसरे चरण में वो बारामती की सीट मानी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो रायगढ़, सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, इन सारी सीटों पर भी चुनाव होंगे, जिसमें कोल्हापुर की जो सीट है उस पर जो शिवाजी महाराज के वंशज है उन्हें उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी सीट एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे समय में जब कांग्रेस कुछ खास महाराष्ट्र में कर नहीं पा रही थी, उस समय तो कांग्रेस अब शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन करके और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन करके उतरी है। तो ऐसे में देखना ही है कि इसमें, हालांकि इन सारे इसमें कांग्रेस ने छोटे भाई का किरदार निभाया है, क्योंकि सीट की बंटवारा जब महाराष्ट्र को लेकर सीट बंटवारा हो रहा था उस समय पर कांग्रेस को शिवसेना से कम सीटें दी गई थी महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए, जिसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थी। वर्षा गायकवाड़ की सीट की बात हो चाहे अन्य सीटों की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में तालमेल मिलाकर यहाँ पर एक मनमुटाव होने के बावजूद यहाँ पर साथ में चुनाव लड़ रही है बाकी पार्टियों के साथ कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिहाज से भी महाराष्ट्र की ये तीसरे चरण की चुनाव उतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तालमेल बिठाना मजबूरी भी थी, तालमेल नहीं बिठाते तो अलग थलग पड़ जाते। लेकिन हाँ नीतीश, आप सही कह रहे हैं, 2019 के बाद अब 2024 में बहुत सी सिचुएशन चेंज हो गई हैं, चाहे वो एनसीपी के लिहाज से हो, शिवसेना के लिहाज से हो। अब आम लोगों को तय करना है कि किसको उन्हें सपोर्ट करना है और किसको नहीं। आप रहिएगा हमारे साथ। विदिशा से मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब चूंकि तीसरे चरण के प्रचार के लिए शोर जो आज शाम 5 बजे थम जाएगा उस पर निगाहें हैं, लेकिन
कौन कहां से जीतता हुआ, कौन कहां से हारता हुआ नजर आ रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आम लोगों में बड़ी चर्चा थी, नाराजगी की भी खबरें थी कि क्यों शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन ये दूर का सोचा गया था, केंद्र में भेजने की तैयारी थी। और अब लोकसभा इलेक्शन में चुनावी मैदान में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। जी, विदिशा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। 5 बार शिवराज मामा यहाँ से सांसद रह चुके हैं, निश्चित तौर पर लगाव है चित्त से, और मुख्यमंत्री रहते हुए आम लोगों से उन्होंने अपना नाता जोड़ रखा। यही वजह कि जब वो आए विदिशा जिले में, उनका पुरवाई, शमशाबाद, गंजवासुदा और विदिशा में दौरा था, तो आम लोगों से मिले तो भावुक हो गए। काफी लोगों से उन्होंने पूछा कि मामा कहाँ जाए, तो सभी ने कहा कि दिल्ली जाओ। निश्चित तौर पर एक आत्मीय पल था, लोगों से बड़ी मेल मुलाकात की उन्होंने, और कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उनका आम लोगों से मेल मुलाकात का दौर पिछले 20 सालों से भी जारी रहा, और आज उसी को देखते हुए उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया और गृह जिला वो यहाँ से मानते हैं। और ये बिल्कुल मानिए कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो उनका मंत्री बनना तय है। ये भी एक बात, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से कांग्रेस विदिशा सीट से 2 बार जीती है, दोनों भाई प्रताप भानु शर्मा जीते हैं। ये भाजपा का गढ़ रहा है। तमाम भाजपा के नेता यहाँ से, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सुषमा स्वराज यहाँ से जीती हैं। 2 विधानसभा सीट विदिशा और गंजवासुदा संसदीय क्षेत्र में आती हैं, और 3 विधानसभा सीटें सागर सीट को प्रभावित करती हैं, जिसमें शमशाबाद, पुरवाई और सिरोंज शामिल है। जी मनोज, 2019 में 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, अभी भी क्या इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर कुछ चेंजेस हैं? आम लोगों में चर्चा किस तरह की है? बिल्कुल, इस तरह की चर्चा है कि करीब आधा दर्जन सीटें एमपी में कांग्रेस की आ रही हैं, जिनमें छिंदवाड़ा सीट कही जा रही है, राजगढ़ सीट कही जा रही है, अपने हिंड मुरैना की सीटें कही जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव की बात तो, एक कांग्रेस की बढ़त की बात तो कही जा रही है, जिससे देखने को साफ मिल रहा है कि 6 सीटें, 5 से 6 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है। एक बड़ा मार्जिन कांग्रेस बनाने वाली है। पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट पाई थी, इस बार 6 सीटों की बात आप जनता में चर्चा है। हालांकि भाजपा से जुड़े हुए इस बात को नकार रहे हैं और क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से स्थिति सामने आ रही है, उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ छिंदवाड़ा में ये बढ़त बनाए हुए हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, और इस तरह से बसपा के नेता थे अब जो कांग्रेस में है, भिंड मुरैना सीट से उनकी भी बढ़त की बात कही जा रही है। कुल आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस की आने की बात चर्चाओं में बनी रही है। आम लोग बात कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की 6 सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी। लेकिन विदिशा में भाजपा के परचम के लहराने की बात हमने जिससे भी बात की, तो सबके मन में बस शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, विनोद सिंह तोमर, ये कुछ वो बड़े चेहरे हैं जिन पर निगाहें सभी की हैं। लेकिन लोगों में चर्चा इस तरह की भी कि भाई विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मात मिल गई, कहीं लोकसभा इलेक्शंस में भी तो ऐसा नहीं होगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात की है तो मुरैना में अभी कुछ ही दिन पहले एक कांग्रेस के बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को छोड़कर जो पूर्व विधायक थे, जैसे मुरैना साहब के जो पहले राकेश मावई विधायक थे और सुनावली थे, अजब सिंह कुशवाहा विधायक थे, और जो कांग्रेस की अभी वर्तमान में जो महापौर शारदा सोलंकी थी, और रामदास रावत जो एक मुरैना के गद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, वो 6 बार के विधायक रहे और 2 बार उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के सामने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। तो ये सारे जो दल अपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो गए। इससे कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, और जो वोटर का मूव है वो कांग्रेस के पाले से बीजेपी में जा बैठा है। तो इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हालांकि जो कांग्रेस के जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है सतपाल और जीतू सतपाल, उनकी एक सेवाभावी छवि रही है। उनके पिता जो गजराज सिंह बीजेपी से 2 बार विधायक रहे, और नीतू सिकरवार भी 1 बार बीजेपी से विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। और ग्वालियर में बात की जाए तो सतीश सिकरवार और उनकी जो भाभी है वो भी महापौर हैं, और कम से कम 50 से 60 साल का उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। लेकिन उनको चुनावी हथकंडे भी आते हैं। लेकिन जो कांग्रेस को झटका ये सबसे अधिक इसलिए लगा कि जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, जिसकी वजह से कुछ वोटर ने भी मूव किया, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। और प्रतिद्वंदी की भी बात की जाए
तो दिमनी में जो बसपा प्रत्याशी बलबीर सिंह दंडोतिया थे, उन्होंने भी अपना पाला बीएसपी से छुड़ाकर और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह से भी मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार तो देखा जा रहा है कि जो वोटर है वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि किस प्रत्याशी को हम ये बिल्कुल सही बात है। आम लोगों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस पर भरोसा करें, फिर किसके नाम पर या किसके काम पर या किस पार्टी को हम वोट दें, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये दल बदल जो है वो बहुत तेजी से देखने को मिलता है। हमारे साथ में चूंकि नीतीश झा भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और नीतीश ने अभी जिक्र किया कि कैसे 2019 के बाद से 2024 तक कई समीकरण बदले हैं, फिर चाहे वो एनसीपी के 2 हिस्सों में बंटने की खबर हो या फिर शिवसेना के 2 हिस्सों में बंटने की खबर हो, क्योंकि सीट 11 और 8 इसमें एनडीए के पास थी। नीतीश, अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जो संख्या अभी एनडीए के साथ में है, एनसीपी टूट गई है, शिवसेना टूट गई है, फिर तो ये जो संख्या 8 है इससे ज्यादा पर पहुंचेगी इस बार, अनुमान तो यही होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए बात शिवसेना और एनसीपी की छोड़ के अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से कुछ बड़े चेहरे ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अलग हुए। मिलिंद देवरा जो कि बहुत बड़ा नाम थे मुंबई कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस से अलग होकर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गए। अशोक चौहान अलग हुए कांग्रेस से, और अभी नसीम खान ने भी नाराजगी जताई। स्टार कैंपेनर थे वो, उन्होंने उस कमेटी से इस्तीफा दिया, और जो कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो कांग्रेस में आपस में ही इस वक्त जो है संघर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े चेहरे का चले जाना और उसके बाद इस तरह से आपसी पार्टी में जो कैंडिडेट है उनकी नाराजगी दिखना, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा माना जा रहा है अब तक। और ये सारी चीजों के कारण जो है बीजेपी महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन नीतीश, महाराष्ट्र को लेकर ऐसा कहा जाता था एक वक्त पर कि वहां बीजेपी को उतनी बढ़त नहीं है जैसे कि बाकी स्टेट्स में देखी जाती है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में या कहिए कुछ सालों में समीकरण बदले हैं और अब वहां भी बीजेपी के फेवर में जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं, भले ही वो सहयोगी दलों की वजह से हो। नीतीश जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसी राज्य में है इस वक्त तो महाराष्ट्र में है, कुल 48 लोकसभा सीटें। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखे तो। और ऐसे में भाजपा ने यहाँ पर भी लगातार, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो है प्रधानमंत्री लगातार पहुंचे हैं, अमित शाह पहुंचे थे यहाँ पर प्रचार के लिए, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे यहाँ पर। और इन सब के बाद स्टार प्रचारकों का सहारा इसीलिए लिया जा रहा है ताकि बेहतर प्रचार हो सके, लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाई जा सके, सबसे बड़ी बात है काम पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया, लौटेंगे जल्दी। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम